नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और छलांग लगाने जा रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद ही भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो लगातार एक के बाद एक मिशन को अंजाम दे रहा है। इसरो ने नए साल के पहले ही दिन ब्लैक होल की स्टडी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर पूरी दुनिया में अपनी धाक और मजबूत कर दी है। अब बड़ी गुड न्यूज इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर आई है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 आज शाम 4 बजे अपने लक्ष्य पर होगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस कमांड को देते हुए L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचते हुए ये बड़ी जानकारी दी है। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। और आदित्य L1 मिशन को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जो कि साइंटिस्ट हैं। राम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएमवी नेटवर्क में। जय हिंद। श्रीवास्तव जी, चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अब सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। कितना इंपॉर्टेंट है ये इसरो और भारत के लिए? देखिए, आदित्य का मतलब होता है, भारतीय पुराणों में सूर्य का नाम आदित्य होता है। ओम आदित्याय नमः, सूर्य नमस्कार करते समय करते हैं। तो आदित्य के नाम से जो हमने स्पेस मिशन भेजा है, L1 वो बिंदु है जो सूर्य और धरती के बीच का वह स्थान जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण खिंचाव बल विपरीत दिशा में होता है, और वहां कोई भी चीज रखी जाएगी तो स्थिर अवस्था में रहेगी। और जिस तरह से धरती घूमती है उसके साथ वो L1 जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। हेलो ऑर्बिट इसी को कहा जाता है। हेलो जो है सूर्य का एक आभ्यमंडल का नाम है। अब इसको वहां भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी, सूर्य के भीतर जिसका कि आकार इतना बड़ा है, 2,86,000 धरतियां समा जाए, उसके अंदर 1 खरब टन हाइड्रोजन बम 1 सेकंड में फूट रहे हैं पिछले 3 अरब साल से, और अभी 4.5 अरब साल तक का उसमें मसाला मौजूद है। लेकिन वो जो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उससे इतनी गर्मी आती है कि बाहर का जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में जिसको कोरोना कहा जाता है, कोरोना मास इजेक्शन होने लगते हैं। और कोरोना मास इजेक्शन होने की वजह से वहां से जो सौर हवाएं चलती हैं, सौर तूफान आते हैं, सूरज की धपन आती है, लपटें जो ऊपर उठती हैं, उससे जो विकिरण निकलता है वो धरती के ऊपर आकर उसके जो हमारे चारों तरफ चुंबकीय बलरेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र हैं, उसमें फंस कर वो कंपन करने लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पैदा करने लगती हैं, जिससे कि धरती पर एडी करंट्स आ जाते हैं, पावर फेल्योर हो जाते हैं। ना केवल इतना, बल्कि समुद्र के अंदर जीव जंतु भी मर जाते हैं एडी करंट्स के कारण। तो ये एक बहुत ही यानी वैज्ञानिक समस्या है। क्या सूर्य की धपन का हम किसी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, और उनका यहाँ के क्लाइमेट पर, धरती पर क्या असर होगा? सूर्य की किरणों में जो विकिरण आते हैं उसमें एक्सरे आती हैं, गामा रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट आती हैं, ABC नाम की, जिनसे कि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। अगर वो स्किन कैंसर होता है, तो अगर हमको ये निगरानी रहेगी कब सौर का तूफान आने वाला है, कितना खतरनाक है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस का हम पता लगा सकते हैं। सूर्य के भीतर क्या हो रहा है, सूर्य के ऊपर जाकर तो पता लगता नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम इस तरह उपग्रह भेज कर, वहां स्पेक्ट्रोमीटर रख कर, और उसका पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, जो वैज्ञानिक क्लाइमेटिक चेंज के लिए बहुत आवश्यक है। यही एक कारण है कि आज शाम 4 बजे हमारे इसरो का आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। और बिल्कुल लैंग्वेज पॉइंट 1 को ही क्यों चुना गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, जितने भी ग्रह हैं वो भी धरती के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण धरती में भी है। गुरुत्वाकर्षण माने आकर्षण, जो हर चीजों को, जैसे हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो धरती में नीचे खींचा लाता, कौन खींच रहा है? धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है
जी। धरती का अपनी तरफ है, सूरज का अपनी तरफ है। L1 वो बिंदु है जहां दोनों के बल, फोर्स, खिंचाव एक बराबर है किंतु विपरीत दिशा में है। तो वहां कोई चीज रहेगी तो रखी रहेगी, वो स्थिर अवस्था में रहेगी। अभी हमको जो सैटेलाइट रवाना करने पड़ते हैं, उन सैटेलाइट का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है, उसमें फ्यूल भरना पड़ता है, वो अपने ऑर्बिट में बने रहें इसके लिए अलग से ईंधन देना पड़ता है। लेकिन L1 वो जगह है जहां पर पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल विपरीत और समान अवस्था में होता है। इस जी कारण बहुत सा ईंधन बच जाएगा। यही एक कारण है 5 साल तक ये हमको जानकारी भेजता रहेगा। निशित बिल्कुल। जी। और मिशन आदित्य L1 अब सूर्य के उन किन रहस्यों को जानने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 को देखा है किस तरीके से उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, इसरो की कड़ी मेहनत थी। अब आदित्य L1 मिशन को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंस रहने वाली है, क्या कुछ रहस्य जानने के लिए मददगार साबित होगा? देखिए, ये पहली चीज तो ये है कि टेक्नोलॉजी में हमारी आत्मनिर्भरता ये प्रकट करता है। चंद्रयान 1, 2, 3 के बाद अब ये पूरी तरह से स्थापित हो गया है। अब चंद्रमा पर ज्यादातर लोग ये कहते हैं वहां जाकर फायदा क्या होगा, वहां रह तो नहीं सकते। जी रहेंगे, कैंप बनाएंगे। जैसे हमने दक्षिण में एंटार्क्टिका में भारतीयों ने अपना एक कैंप बना रखा है, वहां पर साल के 365 दिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक पर मौजूद रहते हैं। वो वहां पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो विज्ञान के लिए आगे के लिए बहुत आवश्यक है। और अंतरिक्ष की उड़ानों का जो सीधा संबंध है उसका पहला कारण तो ये है देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता और देश के महत्व को ये प्रकट करता है। इसके लिए फंडामेंटल जो हमारे ग्राउंड लेवल का टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव होती है। ये बताता है ये देश कितना सक्षम है। न केवल इतना, वहां पहुंचकर जब हम अपनी वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेंगे, वहां खुदाई करेंगे, मिनरल्स का पता लगाएंगे, जैसा कि अभी हमारे उपकरणों ने पता लगाया था, उससे ये पता लगता है कि वहां पर एक ऐसा भी पदार्थ मौजूद है जिसमें हीलियम-3 नाम का आइसोटोप मौजूद है। हीलियम-3 नाम का आइसोटोप अगर आप 10 ग्राम भी धरती पर ले आए, अपने भारत में ले आए, तो जी उससे अगले 20 साल तक पूरे भारत की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ेगी जब ना तो हमको कोयला जलाने की जरूरत पड़ेगी, ना डीजल जलाने की जरूरत पड़ेगी। बिजली पैदा करने के लिए सबसे सरल और न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन का जो H3 हीलियम-3 नाम का जो आइसोटोप है वो जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की कल्पना है, उनका गणना है, उनका ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करना है कि ऊर्जा की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा की तो बहुत बड़ी मांग भविष्य में होने वाली है, इसलिए हमारा चंद्रमा पर पहुंचना जरूरी था। अब सूर्य पर पहुंचना क्यों जरूरी है? क्यों जो कुछ भी धरती पर आज गड़बड़ हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, पानी कहीं ज्यादा बरस रहा है, तूफान आ जी रहे हैं, हरिकेन आ रहे हैं, टॉर्नेडो आ रहे हैं, इनका वैज्ञानिक थ्योरी ये बताती है कि इनका जो सीधा संबंध है सूर्य की हलचलों से है। अब सूर्य की हलचलों से कितना संबंध है ये ज्ञात करना आवश्यक है। अभी तो हम इतना जानते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं उन किरणों से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, कभी जी कभी सौर का तूफान आ जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में फंसकर उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है और वहां जो अरोरा जिसको कहा जाता है वो रंग बिरंगी आतिशबाजियां आसमान में दिखती हैं, जिसको देखने के लिए नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी ध्रुव के पास हजारों जो पर्यटक पहुंचते हैं। तो ये जो विचित्र वहां पर एक आतिशबाजी देखने को मिलती है, इसका रहस्य क्या है? सूर्य से आने वाली लपटें, सूर्य जो है इतना अधिक तापमान पर है, वहां पृथ्वी के वजन से लगभग 10 गुना बड़ा पूरा का पूरा जलता हुआ, जैसे तेल में गर्म करते हैं तो बुलबुला फूटता है, ऐसा वहां का जो मलबा है जलकर ऊपर उठता है, आसमान में धड़ाम से गिरता है और उसके गिरने से कोरोनल मास इजेक्शन से वहां से जो विकिरण चलता है, रेडिएशन आता है, एक्सरेज आती है, गामा रेज आती है, वो धरती पर पहुंचकर क्या विप्लव करेंगी, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और यही कारण है भारत दुनिया का ऐसा दूसरा सक्षम देश है अमेरिका के बाद जिसने कि आदित्य L1 सफलतापूर्वक स्थापित किया है। सभी देशवासियों, इसरो को, भारत सरकार को और हमारे
आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को बधाई रहने की इच्छा होती है। 4 बजे आज 6 जनवरी को 2 सितंबर को छोड़ा गया यह आदित्य L1 वह सफलतापूर्वक स्थापित होगा। बहुत बहुत बधाई निशी जी। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, लेकिन हमने चंद्रयान के टाइम पर देखा है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च करना पड़ा और उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। काफी चुनौतियां आई। अब मिशन आदित्य L1, इसमें क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अब आगे, क्योंकि काफी सारे पड़ाव होने वाले हैं। पहला पड़ाव लैग्रेंज पॉइंट 1 है। जी बिल्कुल सही जगह आपने बोला है। पहला पड़ाव L1 है। इसके सोलर पैनल खुल चुके हैं। इसने अपना काम करना इसके पहले ही शुरू कर दिया है। सूर्य के चित्र इसने भेजने शुरू कर दिए हैं। वो जो चित्र खींचने के बाद डिजिटल लैंग्वेज में बदलकर जब यहाँ आते हैं उनका विश्लेषण होता है और पुराने रिकॉर्ड से उसको मिला के देखा जाता है। ये देखा जाता है कि ज्वालामुखी फूट रहे हैं, उनका कहीं सौर किरणों से तो रिलेशन नहीं है। जो सुनामी आती है वो कहीं सूर्य से आने वाले विकिरण से उनका कोई ताल्लुक है क्या? जैसे कि जब कभी भी जहां कहीं भी हरिकेन आए हैं, साइक्लोन आए हैं, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि उन तूफान के बादलों के ऊपर लाल रंग का जो आइनोस्फीयर है वहां से बिजली का करंट उड़ता है और उसको स्प्रिट कहा जाता है। अपनी स्प्रिट जो है वहां डांस करती हुई नजर आती है। अब ये क्यों आ रही है आयनोस्फीयर में? जो चार्ज है आयनोस्फीयर की स्थिति ये है कि वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो दुनिया का नजारा ही नजर आता है। अभी आपको पता होगा कि एक बार जो है नेपाल में काफी विकराल भूकंप आया था। उस समय जब भूकंप आया था जो करीब करीब 7 रेक्टर से भी आसपास था, तो उसके कारण जो है जमीन कपी थी, यहाँ पर विघटन हुआ था, यहाँ पर चट्टानें नीचे सरकी थी, पर अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर ऊपर आयनोस्फीयर के आसपास वहां पर फ्लक्चुएशंस हुए थे, वहां कंपन हुआ था जो वहां पर चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका। तो भूकंप का आयनोस्फीयर की गड़बड़ों का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक होगा। वो कहाँ से पता लगेगा हमको? क्योंकि आयनोस्फीयर में जो गड़बड़ होती है सूर्य के कारण हो रही है। जब जमीन में कंपन हुए नेपाल में तो वैज्ञानिकों के सैटेलाइट ने आयनोस्फीयर की डिस्टरबेंसेस को रिकॉर्ड किया। जब जमीन के कंपन से आयनोस्फीयर में कंपन हो रहे हैं तो क्या आयनोस्फीयर में होने वाले कंपन जिसके के लिए जिम्मेदार सूर्य है उनका कोई भूकंपों से सीधा संबंध है? अगर है तो भविष्य में यह भी हो सकता है कि विज्ञान इस बात की भी पुष्टि कर सके अमुक जगह इस समय इतने बजकर इतने मिनट पर धरती हिलेगी। अगर ये पता लग गया तो देखिए विनाश कितना कम हो जाएगा। इसलिए आदित्य L1 का डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निशी जी। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, अब इसके अलावा और कौन कौन से पड़ाव होने वाले हैं मिशन कंप्लीट के लिए? देखिए अब तो इसने अपने सोलर पैनल खोल दिए हैं जी। उसके जो कैमराज हैं वो काम करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। कैमरे की आंखें जो हैं अगर फिल्टर नहीं होगा तो वो क्या कर देंगी? अंधा हो जाएगा। जैसे हम सूर्य की किरणों को अगर खुली आंख से देख लें तो अंधे हो जाएंगे। इसलिए अब जो वहां पर काम करेगा, हमारे कंप्यूटर में जो हमने डेटा फेड किया, जो डिमांड जो हमने कमांड फेड की है, वो एक एक करके धीरे धीरे काम करेगी। क्योंकि देखिए जब वो चारों तरफ घूमेगा तो पहली चीज तो है हमेशा उसको सूर्य की तरफ देखना चाहिए। सूर्य में क्या है? सूर्य में कई काले धब्बे हैं जिसको सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य के वो काले धब्बे हर 11वें साल बहुत बढ़ जाते हैं और कुछ साल जो है इसको सोलर साइकिल कहा जाता है। ये अभी 24वां सोलर साइकिल चल रहा है जिसमें हर 11 साल में वो धब्बे बड़े ज्यादा हो जाते हैं और फिर कम हो जाते हैं, फिर 11 साल बाद बढ़ जाते हैं। और ये पाया गया है कि जितने भी हमारे पेड़ हैं, इनके पेड़ के तने को जब काटा जाता है तो उसमें जो रिंग बनती है, एनुलर रिंग, एक साल में एक रिंग बनती है। हर 11वें साल की रिंग मोटी तगड़ी होती है और वो 11वां साल जो है खूब बरसात होती है, पेड़ों को अच्छी खुराक मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि सन स्पॉट्स का सीधा संबंध धरती के मौसम पर है, बरसात पर है, उपज पर है। क्योंकि वहां से आने वाली किरणें ही जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके कारण हम ऑक्सीजन
ले सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो एक मिला जुला ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको अध्ययन करके हम मानवता के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए और अच्छे सुदृढ़ ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। निशि जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जो कि साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी, क्योंकि आज शाम 4 बजे आदित्य L1 अपने उस पॉइंट पर पहुंचने वाला है, उस हेलो ऑर्बिट पे पहुंचने वाला है, जो कि आदित्य L1 का सबसे पहला पड़ाव होने वाला है। और उसके बाद मिशन कंप्लीट भी होता नजर आएगा। अभी ये पहला पड़ाव था, अब इसके आगे काफी पड़ाव आने वाले हैं, और उसके बाद ये मिशन कंप्लीट होगा और ये इंडिया के लिए, इसरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।